चलो नेक्स्ट सेकंड डाल दो। वर्क डन एंड वर्क डन एंड वर्क डन एंड efficiency of Carnot's engine। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये Carnot's engine। हालांकि CBCS में कोई क्या ही कहे क्या इंपॉर्टेंट लगना नहीं है, पर ठीक है, इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल अच्छे मिलते हैं, कंपटीशन में भी इस टॉपिक पे आता है। चलिए ठीक है, अभी पीछे जाए तो चलिए देखिए इसके बाद देखिए देखिए Consider the reversible Carnot cycle. Consider the reversible Carnot cycle. Consider the reversible Carnot cycle. Reversible Carnot cycle. Carnot का C हमेशा कैपिटल से रहेगा, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। Consider the reversible Carnot cycle। चलिए देखो होता क्या है। कार्नोट इंजन क्या होता है? इंजन जाहिर बात है होता है, एक डिवाइस होता है जो हीट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? वर्क डन। इंजन क्या होता है? इंजन वो डिवाइस होता है जो हीट को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? वर्क डन में। और कार्नोट इंजन कैसा डिवाइस होता है? कार्नोट इंजन में जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस या फ्यूल होता है वो क्या होता है? आइडियल गैस, है ना। और इस वजह से हमने आपको बताया था कार्नोट इंजन एक्चुअल में कहाँ एग्जिस्ट करेगा? कॉपी में आपकी, क्योंकि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट बेटा ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? आपकी कॉपी में, है ना। जो इंजन आप देखते हैं पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, वो सब तो वर्किंग में है आपके सामने, उनकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की क्या होती है? बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन अगर कोई है तो कौन सा होता है? कार्नोट इंजन होता है। और वो कहाँ पाया जाएगा? एक्चुअल में कार्नोट इंजन बना पाना पॉसिबल अभी नहीं है, आइडियल गैस आपकी एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पर आपकी एग्जिस्ट बेटा नहीं कर सकती। ठीक है, आइए अब देखिए होता क्या है। कार्नोट इंजन में जो प्रोसेस होता है हमारा, जो प्रोसेस होता है एक पूरी साइकिल के अंदर होता है। मतलब क्या है? अगर हम गैस, मान आइडियल गैस है, वो अपनी स्टेट ए पर है, मान लीजिए इनिशियल स्टेट क्या थी उसकी? ए थी। वो ए से कहां जाएगा बेटा बताओ? बी पे। बी से कहां जाएगा बेटा? सी पे। सी से कहां जाएगा? डी पे। और फिर डी से कहां जाएगा बेटा बताओ? ए पे। तो आप क्या कहेंगे कि गैस ने एक पूरी साइकिल क्या कर ली अपनी? कन्वर्ट कर दी। गैस ने एक पूरी साइकिल क्या कर ली बेटा? अपनी कन्वर्ट कर दी, है ना। अब ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिख रहा है, पर आप देख सकते हो मतलब आपने बदल रहा है, देख रहा हूँ ठीक। तो A से B, B से C, C से D, D से, ठीक है। तो एक साइकिल पूरी क्या होगी बेटा? आपकी कंप्लीट होगी, है ना। एक साइकिल पूरी क्या होगी? कंप्लीट होगी, ठीक। तो एक बार में एक साइकिल कंप्लीट होती है, फिर नेक्स्ट राउंड में दूसरी साइकिल, उसके बाद तीसरी साइकिल, ऐसे करके प्रोसेस आपका क्या होता रहता है इसमें कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो होगा क्या? एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग वर्क डन और एफिशिएंसी का क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये हमारा टास्क है, ठीक। इसमें देखिए कई सारी छोटी-छोटी चीजें आपको समझ में आएंगी। पहली बात, कार्नोट इंजन में प्रोसेस कौन-कौन सा होता है? ठीक है, तो दो प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल होता है, एडियाबैटिक होता है। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, एडियाबैटिक के लिए वर्क डन क्या होगा। तो सबका एक्सप्रेशन आपको अलग से नहीं जानना है, इसी में भी आ जाएगा। तो पहचानने आपको आना चाहिए। चार ऑप्शन आपको देगा, पूछेगा कि भैया बताइए आइसोथर्मल वर्क डन का एक्सप्रेशन कौन सा है, ABCD में से, और आप जो भी ऑप्शन होगा उसको क्या करते हैं? टिक करते हैं। बात समझ आ रहा है? इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके होते हैं, जहाँ अपने को हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट तरीका आपने कंसीडर द रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल सुनिए A to B, B to C, C to D, D to A, ठीक है। ठीक है, ऑन PV डायग्राम, ऑन PV डायग्राम ऐसे लिखिएगा, ऑन PV डायग्राम। अभी PV डायग्राम बना देना है, ऑन PV डायग्राम, ऑन PV डायग्राम, ठीक है ना। चलिए टू ऑब्टेन an expression for work done and efficiency, to obtain an expression for work done and efficiency
वर्क डन एंड efficiency of Carnot's engine, work done and efficiency of Carnot's engine, Carnot's ठीक है। consider the following diagram, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, इधर आपका V है, इधर बेटा क्या है आपका P है, ठीक है ना, ठीक, इधर आपका P है, इधर आपका V है, एक और बेटा आपका O, ठीक। A B C और ठीक। अब देखिए मेरी बात ध्यान से होता क्या है, गैस इनिशियली कहां पर होता है बेटा बताओ, A पर, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा P1 V1, फिर एक प्रोसेस के बाद कहां चला जाता है B पर, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा P2 V2, फिर उसके बाद कहां चला जाता है बेटा C पर, तो प्रोसेस हमारा क्या, कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा P3 V3, और D पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा P4 V, ठीक है ना। तो आपको बात समझ आ रही होगी, इसमें 4 प्रोसेस टोटल हो रहे हैं, कितने प्रोसेस हो रहे हैं 4। अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आइए हम आपको समझाते हैं, ठीक। देखो होता क्या, गैस इनिशियली आपका कहां होता है बेटा स्टेट A पे, ठीक। तो करता क्या है वो गैस, आइडियल गैस आपका सोर्स से H1 अमाउंट ऑफ हीट T1 टेम्परेचर पे लेता है, क्या करता है सोर्स से H1 अमाउंट ऑफ हीट T1 टेम्परेचर पर लेता है, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू कहां चला जाता है बेटा, बात समझ आ रहा है। फिर B से गैस कहां आता है बेटा C पर, ना कोई हीट देता है ना कोई हीट, ठीक। जब हीट आप लेंगे नहीं तो प्रोसेस कौन सा होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, या हिंदी में इसको रूडोशुगरक्रम कहते हैं। तो B से C पर गैस हमारा आता है, ना कोई हीट दिया ना कोई हीट लिया, तो B से C तक कौन सा प्रोसेस हो गया आपका एडियाबैटिक। और क्योंकि देखिए वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है, B पे वॉल्यूम यहां गिरेगा, C वॉल्यूम यहां गिरेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, क्या कहेंगे एडियाबैटिक। जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बात समझ आ रहा है। फिर C से कहां आएगा बेटा बताओ D पर आएगा, C से कहां आएगा D पर आएगा, तो क्या होता है C से D तक आने में गैस, आइडियल गैस H2 अमाउंट ऑफ हीट T2 टेम्परेचर पे सिंक क्या कर देता है बेटा, रिजेक्ट कर देता है, ठीक। तो कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा, अब C से D पर आ रहा है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है कि नहीं है, और वॉल्यूम देखिए घट रहा है, जाहिर सी बात है V3 की वैल्यू V2 से V4 से क्या होगा बेटा ज्यादा होगी, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा हमारा घट रहा है, और जब वॉल्यूम बेटा हमारा घटता है तो क्या होता है कंप्रेशन होता है, क्या होता है कंप्रेशन। तो C से D तक गैस कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक। फिर D से कहां जाएगा बेटा बताओ A पे, ना हीट लेगा ना हीट देगा, तो कौन सा प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। और D से A पे जाने देखिए वॉल्यूम को घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो D से A पे जाने वॉल्यूम घट रहा है, तो प्रोसेस कौन सा होगा बेटा कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो 4 प्रोसेस आपके टोटल होते हैं, कौन कौन से, 2 एडियाबैटिक 2 आइसोथर्मल, 2 एक्सपेंशन और 2 कंप्रेशन, आसान है नहीं, ठीक है। 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, 2 कंप्रेशन होता है, 2 एक्सपेंशन, क्लियर बेटा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिएगा आप लोग के लिए, थर्मोडायनामिक्स में यूनिवर्सल ट्रुथ है कि T1 की वैल्यू किससे बड़ी होती है बाबू, T2 से, छाप दीजिए, आसान है कि नहीं। फिगर का नाम लिखिएगा रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, फिगर का नाम रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल कार्नोट। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल कई सारे इसमें बनते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। कंपटीशन में देखिए हम लोग जब पढ़ते थे कंपटीशन में तो मैकेनिक्स से सवाल ज्यादा आते थे, तब मैकेनिक्स टफ माना, अभी भी टफ होता है मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स, ऐसा ब्रांच जो हमेशा टफ रहेगा आपका, उससे सवाल भी टेक्निकल बन सकते हैं,
और ट्रेंड होता है ना, इस समय ट्रेंड कंपटीशन में इसको पकड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल आपको अच्छे देखने को मिलेंगे और इसके सवाल आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर हो जाती है तो कंपटीशन में भी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सवाल रहता ही रहता है। कोई कंपटीशन, चाहे गेट को उठा के देख लीजिए, चाहे नीट देख लीजिए, चाहे आईटी देख लीजिए, आईटी एग्जाम देख लीजिए, आपका यूपी टीयू का एग्जाम होता था जिसको एकेटीयू कहते हैं, अभी आईटी वाली तो खैर खत्म हो गया, तो सब एक ही एग्जाम एक ही हो रहा है। सब में आपका ये एग्जाम, सब में आपका ये टॉपिक से सवाल रहता ही रहता है। ये ट्रेंड हो गया, थर्मोडायनामिक्स से सवाल रहते ही रहते हैं। और थर्मोडायनामिक्स की आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी फिर आप अगले साल से पढ़ाइएगा यहाँ पे। क्वेश्चन था कि आप बोले ना कि ये कार्नोट इंजन कॉम्प्लेक्स करना तो पढ़ते ही क्यों हैं? मतलब बेटा आइडियल गैस तो एग्जिस्ट नहीं करती, पढ़ती हो ना उसको, हाँ एग्जिस्ट नहीं करता, पढ़ती हो ना उसको, क्यों पढ़ते हैं? नंबर तो नहीं ले लेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। जैसे सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर आपका रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है, पर पढ़ाया जाता है ना। यस सर। लैब में तो बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में लैब में बना सकते हैं। वो भी मतलब पूरा एफिशिएंट थोड़ी होता है। एफिशिएंट होता है। 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर आपका जो मरकरी होता है Hg, वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है 4.2 केल्विन पर। तो ये हमने बनाया है ये 4.2 केल्विन टेम्परेचर घटाना बड़ी बात है ना। 4.2 केल्विन टेम्परेचर आप समझ रहे कितना हो गया? माइनस में जाएगा सेल्सियस में काफी ज्यादा। सोच लीजिए 0 केल्विन होता है -370। 0 केल्विन तो पहुंच ही सकते हैं। हां वो तो आप 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो अनऑप्टिमेबल होता है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 0 केल्विन टेम्परेचर जो है आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट 0 इज अनऑप्टिमेबल। यही आपको क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो 0 तो फर्स्ट आपने पढ़ा है, सेकंड आपको पढ़ाएंगे, जब थर्ड पढ़ाएंगे थर्ड लॉ आपका ये कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर आपका ऑप्टिमेबल नहीं है। मतलब कुछ भी आप करने, आप 0 केल्विन टेम्परेचर आप पा नहीं सकते। कुछ बचे रहेंगे उसके बाद। नहीं कुछ बचेगा नहीं, वो लिमिट होती है, लिमिट होती है। जैसे स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी है? c है ना, इससे ऊपर तो आप जा सकते हैं, वही टेम्परेचर की लिमिट। उसके आसपास की नहीं कभी जाता। उसके आसपास क्या 4.2 तक है, 4.2 तक सी में लाइट से हां c के आसपास हो जाता है। c के आसपास जाएगा तो वेव बन जाएगा। c के आसपास अगर आप जाएंगे तो वेव बन जाएंगे, उड़ जाएंगे फिर आप। तो हम कार बाइक चला के थोड़ी आएंगे, भगवान प्रकट हो जाते थे। भगवान को डी ब्रॉगली का फार्मूला पता था, उनको पता है लैम्डा h/p होता है ना। तो भगवान को देखिए पता है, भगवान का डुअल नेचर होता है, वो कभी पार्टिकल फॉर्म में आ जाते हैं, कभी वेव फॉर्म में आ जाते हैं। पहले आप भगवान प्रकट होते थे ना, तब शंकर भगवान बैठे हैं, नीचे तपस्या कर रहा है, कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, चलो पहले सुवरदान दे के आते हैं, तो वहां से गायब हो जाते थे। तो गायब कैसे होते थे? वेव बन जाते थे, और वेव बन करके जहाँ तपस्या कर रहा था वहां पहुंच जाते, फिर पार्टिकल हो जाते थे। वरदान दिए उसको, फिर चले जाए वेव बन करके, फिर कैलाश पर्वत पर बैठे। ये कन्वर्जन हमको आपको नहीं पता है। अगर ये कन्वर्जन हमको पता होता कि पार्टिकल से वेव में कैसे कन्वर्ट होना है, तो हम आपको गाड़ी जरूरत थोड़ी होती है। घर से फोन करते हैं आप तुरंत कि सर क्लास लेना है, वहाँ से ऐसे वेव बन जाते तुरंत। मोबाइल जैसे मोबाइल में सिग्नल आता है वैसे हम यहाँ पहुँच जाते, प्रकट हो जाते, पढ़ाते, फिर गायब हो जाते। आपने घर से वो होते गायब होते, यहाँ पे आ जाते वेव बन करके। हम लोग कोई कन्वर्जन नहीं आता है, भगवान को पता था, इसलिए भगवान है। डुअल नेचर आपका यही हुआ ना कि पार्टिकल बन जाएगी, वेव बन जाएगी। भगवान को पता था ये चीज, माइथोलॉजी में आपने देखा, पुराने सीरियल में आपने देखा, और भगवान ऐसे प्रकट हो जाते थे। ठीक बेटा, देखिए आगे आगे suppose the PV coordinates, suppose the PV ऐसे लिखा, suppose the PV जैसे लिखा PV कैपिटल P कैपिटल PV coordinates of state, suppose the PV coordinates of state A, B, C and D, A, B, C and D are P1 V1, comma P2 V2, comma P3 V3 and
P4 B ABCD आ जाएगा P1 P1 P2 P2 P3 P3 दिया डायग्राम बना रिस्पेक्टिवली बेटा उसको ऐसे कोऑर्डिनेट करना ब्रैकेट लगाओ रिस्पेक्टिवली ठीक है रिस्पेक्टिवली ठीक है रिस्पेक्टिवली ठीक है पहले ये पैराग्राफ चेक करके if W be the net work done in reversible Carnot cycle if W be the net work done in reversible Carnot cycle then W is equal to WAB plus WBC plus WCD plus W मतलब क्या कि अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना हो तो हर प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट कर लीजिए और क्योंकि वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है तो जाहिर सी बात है सबको आप क्या कर देंगे अलजेब्रिक फॉर्म में करके ऐड कर देंगे है ना तो नेट वर्क डन आपको कार्नोट साइकिल क्या हो जाएगा बेटा या एक साइकिल में कार्नोट इंजन जो काम करता है वो आपको हो जाएगा बेटा ठीक है उसको इक्वेशन नंबर क्या बनाते हैं बेटा इक्वेशन नंबर ठीक है इक्वेशन नंबर ठीक है चलिए फिर लिखिए पैराग्राफ कर दीजिए where WAB is equal to work done from A to where WAB is equal to work done from A to ठीक है ना WBC क्या हो जाएगा बेटा बताओ वर्क डन फ्रॉम B to C और WCD क्या हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम C to D और WDA क्या हो जाएगा बाबू वर्क डन फ्रॉम B to A छाप दीजिए ठीक है फिर पैराग्राफ चेक करके लिखिए ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल system follows during Carnot cycle system follows four thermodynamical processes and are as follows four thermodynamical processes and are as follows ठीक है ना चलिए पहला लिखिए नंबर 1 पहला प्रोसेस कौन सा होगा बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस पहली हेडिंग आप डाल दीजिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन बहुत आसान तरीके से आपको हम लाइन पूरी करनी होगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस और आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस किसके बीच में होता है A2 डायग्राम मिटा नहीं रहा है या मिटा दे क्या क्यों मिटाएगा डायग्राम फिर बना देगा अभी आगे तो हालांकि पड़ेगी सारा नहीं पड़ेगी कल पड़ेगी डायग्राम कॉपी में ही आपको देख सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखिए from A to B capital A capital B है from A to B system follows बोले तो
सिस्टम क्या है? आइडियल गैस। याद है आपको? हाँ हाँ दिखाया था हमने। यहाँ पे इंजन के यहाँ पे सिस्टम क्या है? आइडियल गैस। ठीक है, देखिए फ्रॉम A to B सिस्टम फॉलोज an isothermal expansion process. System follows an isothermal expansion process. An isothermal expansion process. An isothermal expansion process. Such that at state A, capital A, system takes heat H1 from source at constant temperature T1 and goes to state B ठीक है, फिर पैराग्राफ कर लीजिए। then work done by the system then work done by the system from A to B is given by from A to B is given by WAB is equal to integral A to B PD. WAB is equal to integral A to B PD. इक्वेशन नंबर कितना बना दे सकता है? इसमें इक्वेशन नंबर भाई ऐसी बात है, अगर dW आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज के लिए, तो अगर होल इंटीग्रेशन आप करेंगे तो dW से यहाँ पे क्या आ जाएगा? W, और W बराबर किसको हो जाएगा? PD इंटीग्रल, है कि नहीं? कल हमने समझाया था इस चीज में। PD भी आपको होता है नहीं होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए, तो टोटल अगर चाहिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसी को विद इन लिमिट्स A to B। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले for 1 gram mole of ideal gas, 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 PV is equal to RT1. For 1 gram mole of ideal gas, PV is equal to RT1. So this implies that P is equal to किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ तो RT1 by V। P is equal to RT1 by V। ठीक है, RT1 by V, ठीक है ना? फिर लिखिए then by equation 2 then by equation 2 then by equation 2 then by equation 2 V then by equation 2 V। equation 2 से क्या मिलेगा बेटा? बताओ equation 2 से क्या मिलेगा? बताओ W A बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? बताइए कौन देगा? P बराबर जब RT1 by V आप रखेंगे, देखिए R और T1 दोनों क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट होते हैं भाई। PV को NRT वाला फॉर्मूला है 1 ग्राम मोल के लिए, यार 1 ग्राम मोल की वैल्यू हो जाती है PV RT हो गया, और T की जगह पे यहाँ वैल्यू कितनी है आपकी? T1 है, क्योंकि T1 टेंपरेचर आप ले रहे हैं, कांस्टेंट टेंपरेचर T1 आप ले रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए तो P बराबर किसके इक्वल होगा? RT1 by V। अब अभी बताइए R भी कांस्टेंट है आपका, T1 भी कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रल साइन से बेटा कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको बताइए? RT1, ठीक है ना? और इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा आपको बताइए? तो आप देखिए मुझे बताया dV by V। और जब ये वॉल्यूम का फंक्शन आपका बन गया है, तो लिमिट भी आप कौन सी रखेंगे? आप वॉल्यूम वाली। कौन सी लिमिट रखेंगे आप? वॉल्यूम वाली, है कि नहीं? तो A पे वॉल्यूम हमारा कितना बेटा बताओ? V1, और B पे वॉल्यूम कितना बेटा बताओ? V2। छाप दीजिए, आसान है कि नहीं? चलिए जल्दी करिए। लीजिए एक वेरी वेरी इजी है, लीजिए एक वेरी वेरी इजी है। ठीक है भैया, चलिए इसको डी तो कर लेंगे।
मैथ से कर रहे हैं आप, ये सब आना चाहिए भाई। W बराबर किसके करोगे बताइए? ये आपका आ गया RT1 log V, कहाँ से कहाँ बेटा? V1 से V2, और फिर क्या मिलेगा आपको? W बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए तो? RT1 log V2 माइनस log V1, ठीक है? तो log V2 माइनस log V1 किसके इक्वल होता है बेटा बताओ तो? इसके इक्वल होता है RT1 log V2 by V1। इसको इक्वेशन नंबर कितना बना रहा है? इक्वेशन नंबर देखिए, this is the work done by the system. This is the work done by the system from state A to B, from state A to B, from state A to through an isothermal expansion process. 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 ठीक है? जरा एक बार ये पूरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला पढ़िए, रिवाइज करिए तो देखिए कुछ चीज हमने इसमें डायरेक्ट लिख दी है क्या? देखिए कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको कोई डाउट है? डाउट हालांकि होना चाहिए था, या आप ज्यादा समझदार हैं। क्या कुछ नहीं छूटा है। कुछ डायरेक्ट नहीं है? डायरेक्ट है। देखिए शुरू से ही इस टॉपिक में हमने लिखा है वर्क डन बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम वर्क डन कब होगा? जब वर्क डन क्या हो? पॉजिटिव। वर्क डन का पॉजिटिव हो, तो क्या यहाँ वर्क डन पॉजिटिव है? ये कैसे पता चलेगा? हम शुरू से वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहे हैं, ठीक? तो आप वही क्वेश्चन मान रहे हैं सर बाय द सिस्टम कैसे कर रहे हैं? वर्क डन पॉजिटिव तो कहीं लिखा नहीं है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है वर्क डन पॉजिटिव है? दिखाई दे रहा है क्या आपको? अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो पर शुरू से ही हम वर्क डन बाय द सिस्टम लेकर के चल रहे हैं। क्या खेल है इसके पीछे? तो इसके पीछे खेल आप समझ लीजिए, जब भी आपका एक्सपेंशन होगा, क्या होगा? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? P dV, या dV को हम P V2 माइनस V1 लिख सकते हैं क्या? तो एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है V2 की वैल्यू किससे बड़ी होगी बेटा बताओ? V1 से, है ना? तो अगर V2 हमारा V1 से बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है ना, मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से क्या ज्यादा है, तो V2 की वैल्यू अगर V1 से बड़ी होगी, प्रेशर आपका नेगेटिव होता नहीं है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। और वर्क डन पॉजिटिव है तो क्या होगा हमारा? बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक? अब दूसरी चीज, ये लॉजिक तो यहाँ पर काम नहीं आ रहा है क्योंकि वर्क डन का इक्वेशन आपने लॉ के टर्म में निकाला है, तब पर आपको पता है कि अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। आइए एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक, ठीक है ना? एक बार चेक कर लेते, समझ में आ जाएगा, ठीक? देखिए आप समझ पड़े, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब भी आपका एक्सपेंशन होगा वर्क डन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। या बाय लॉजिक समझ रहे हैं, ये एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, ठीक? अब जो वर्क डन का ओरिजिनल एक्सप्रेशन आया है, आइए हम उसको समझते हैं, ठीक? देखिए आर देखिए आपका क्या है बेटा? पॉजिटिव है, ठीक? केल्विन स्केल पे आप टेंपरेचर नेगेटिव ले नहीं सकते हैं
क्योंकि 0 केल्विन उसकी लिमिट होती है, वहां तक तो जा ही सकते हैं। तो केल्विन स्केल पे कभी आपका टेंपरेचर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो T1 भी क्या है बेटा आपका पॉजिटिव, ये भी क्या आपका पॉजिटिव। अब पॉजिटिव या नेगेटिव होना ले लेकर के किस पे डिपेंड कर रहा है आपका लॉग वाले टर्म पे, ठीक। तो अगर डायग्राम आप देखेंगे, डायग्राम देख लीजिए कि एक्सपेंशन आपका हो रहा है, तो V2 की वैल्यू किससे बड़ी है बेटा बताओ, V1 से, और V2 by V1 आपका किससे बड़ा हो जाएगा बताइए, 1 से। और दोनों तरफ का अगर आप लॉग ले लेंगे, लॉग V2 by V1, तो ये किससे बड़ा हो जाएगा बेटा आप बताओ, 0 से, ठीक है ना। मतलब ले दे करके ये भी टर्म आपका क्या है बेटा बताओ, पॉजिटिव। तो वर्क डन आपका क्या है, पॉजिटिव है। इसी वजह से आपने क्या वर्ड प्ले कर दिया पहले ही, वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। कब बाय द सिस्टम लगाना है, कब ऑन द सिस्टम लगाना है, ठीक है। और अगर बाय द सिस्टम बाय द सिस्टम बाय द सिस्टम आप लिख रहे हैं तो आपको चेक भी करने आना चाहिए कि यार पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कैसे बन सकता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बन सकता है, ये बताइएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ फॉलो होता है। तो आप ये बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने क्या देखा, Pv RT1 आपने लिखा था, R आपका पॉजिटिव है या कांस्टेंट है, T1 भी क्या आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है, भाई T1 तो आपको कांस्टेंट हो ही गया अगर टेंपरेचर आपने फिक्स किया हुआ है तो Pv किसके इक्वल हो गया बेटा बताओ, कांस्टेंट के। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में Pv कांस्टेंट, कौन सा लॉ होता है, ये बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ होता है, बॉयल्स लॉ। याद है कि नहीं याद है, Pv कांस्टेंट कौन सा लॉ होता है, बॉयल्स लॉ, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई। दूसरी चीज, वर्क डन का 4 एक्सप्रेशन लिख सकता है आपसे और पूछ सकता है पहचानिए इसमें से आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको ये वाला जिसमें होगा तो क्या कर देंगे आप, RT1 log V2 by, समझा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप डाल दीजिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टडी एड नंबर 2, एडियाबैटिक। Number 2, adiabatic expansion process. Adiabatic expansion process. Adiabatic expansion process. Adiabatic expansion process कहाँ से बेटा बताओ, B2C छात्र। From B to C, from B to C, from B to C, system follows an adiabatic process of expansion. System follows an adiabatic process of expansion. System follows an adiabatic process of expansion. An adiabatic process of expansion. And neither takes heat and neither takes heat and neither takes heat nor release heat and neither takes heat nor release heat nor release heat and goes to state C and goes to state C from B and goes to state C from B, ठीक है ना। B से कहाँ चला जाता है बताओ, C, ठीक है। चलिए then work done on the system होगा, by the system होगा, by the system, then work done by the system, then work done by the system, then work done by the system from B to C, then work done by the system from B to C, from B to C is given by, from B to C is given by क्या है बता दो, WBC, इसके इक्वल है बता
बना दिया था ना, ठीक। इसको आप क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक ठीक है ना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब देखिए यहाँ पे लॉज आपका, लॉ आपका बदल जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ फॉलो हो रहा था, बॉयल्स लॉ। एडियाबैटिक में कौन सा होता है, for an adiabatic process, for an adiabatic process, for an adiabatic process, working substance follows. For an adiabatic process, working substance, the ideal gas जो भी हम लिखना चाहें, follows, follows, follows. कौन सा लॉ होता है बेटा, इसको कहते हैं पॉइसन्स लॉ। कौन सा लॉ होता है बेटा, पॉइसन्स लॉ। नाम सुना है कभी आपने, सुना होगा पॉइसन्स लॉ। पॉइसन्स लॉ भी नाम सुना होगा, पॉइसन्स लॉ, पॉइसन्स लॉ। देखिए दैट इज पॉइसन लॉ। देखिए क्या होता है, दैट इज पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कभी देखा आपने इस चीज को, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कभी देखा नहीं, देखा इस फॉर्मूला को, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और मान लिया वो कांस्टेंट बेटा हमारा क्या है, के। वो कांस्टेंट क्या है बेटा बताओ, मान लो कांस्टेंट हमारा क्या है, वो कांस्टेंट क्या बेटा बताओ हमारा, ठीक है ना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए वेयर गामा इज इक्वल टू, वेयर गामा इज इक्वल टू रेशियो, where gamma is equal to ratio to specific heats, where gamma is equal to ratio of two specific heats, और gamma की वैल्यू किसके इक्वल होती है, Cp by C। गामा किसके इक्वल होता है आपका, Cp by ठीक, गामा किसके इक्वल होता है आपका, Cp by, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर गामा भी होता है। Cp और Cv के बारे में तो बताया था मैंने आपको। Cp क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उन्हीं दोनों के रेशियो को बेटा हम क्या कहते हैं, गामा कहते हैं, ठीक है ना। गामा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका, गामा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक। चलिए यार बड़ी फिर लिखिए दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ तो, K V पावर माइनस गामा। इसे लिख सकते हैं क्या हम, देखिए तो P is equal to K की पावर माइनस, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, देख लिया, बात समझ नहीं आ रहा है लोग, ठीक है। लिखिए फ्रॉम, लिखिए देन देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 we can write, from equation 4 we can write, from equation 4 we can write। इक्वेशन 4 देखिए यहाँ पे बेटा बताओ तो, p की वैल्यू इसमें किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में, तो क्या मिलेगा बताइए, WPC किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ तो, K B2C V पावर माइनस गामा dV। और एक चीज और, जैसे ही आपने वॉल्यूम का फंक्शन बना दिया, थ्योरेटिकल वॉल्यूम बोल रहे थे, तो B पे वॉल्यूम कितना बेटा हमारा, V2, C पे कितना है, V3। ओके बाबू, चलिए अब आप ये देखिए V इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आप लोग, एक्चुअली और एन वाला एन टाइप है, ठीक है। तो WPC किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, हाँ ये इंटीग्रेट करते हैं इसको दूसरी क्लास में। WBC किसके इक्वल हो जाएगा बताओ तो, WBC बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, K V पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन किसके बताइए, माइनस गामा प्लस ए ना मिलेगा, बताइए, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि V पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा,
देखिए पी और गामा में अंतर समझिएगा। और लिमिट कहां से कहां तक आप लगा देंगे बेटा बताओ? V2 से V3 ना, V2 से V3, V2 से V, ठीक। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं WBC बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? WBC बराबर आपका आ जाएगा K 1 माइनस गामा और ब्रैकेट में क्या मिलेगा बेटा बताओ तो? V3 1 माइनस गामा माइनस V2 1 माइनस गामा। छाप दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक। अब चलिए जरा एक ट्रिक इसमें हम लोग करते हैं। ट्रिक क्या करेंगे हम लोग? एक ट्रिक क्या करेंगे देखिए, समझिएगा पहले। एक ट्रिक हम लोग करेंगे, ठीक आप देखिएगा क्या करेंगे। ठीक ठीक है, समझ पहले ये स्टेप समझ लिया। अगर आप दिक्कत नहीं 1/1 माइनस गामा कर देते हैं इसको, ठीक। अब देखिए जो आपका V3 है वो कितना है आपका? V3 1 माइनस गामा, V3 पावर 1 माइनस गामा है। तो क्या इसको हम V3 इंटू V3 पावर माइनस गामा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से माइनस इसको V2 पावर माइनस गामा लिख सकते हैं क्या? जी हाँ लिख सकते हैं। ये दोनों मिलकर के ये बन जाएगा, ये दोनों मिलकर के ये बन जाएगा, ठीक। और जो ये K बाहर था इसको हम अंदर भेज करके इसके साथ बेटा क्या करती है? अटैच। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। भाई के अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, उसको सब एडजस्ट कर देंगे। ठीक बाबू, आसान था? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपको पता है सिंस P इज इक्वल टू किसके इक्वल बेटा है? K पावर K V पावर माइनस गामा के, है ना? तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट P2 बराबर किसके इक्वल है? K V2 पावर माइनस गामा के एंड P3 बराबर किसके इक्वल है बेटा? K V3 पावर माइनस, हो जाएगा भैया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट इसको अब आप ये बताइए WBC किसके इक्वल हो जाएगा बताओ बेटा? WBC किसके इक्वल है बताइए? WBC किसके बराबर हो गया? 1 माइनस गामा, ठीक है ना। अब देखिए K V3 पावर माइनस गामा किसके इक्वल होगा बेटा बताओ? V3 के, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे आप यहाँ बताइए? V3, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया? V2 K V2 पावर माइनस गामा, तो माइनस कितना बेटा? P2 छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। आसान है मुश्किल है? ठीक है, घर पे जाके सब रिवाइज कर लिया करिए, नहीं तो सब समझ में आएगा ही। गामा गामा हो गया, गामा हो गया, गामा हो गया, ठीक है। लिखिए पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, लिखिए फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 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 ठीक है। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, पीवी डायग्राम जो आपने बनाया था उसको जरा कंसीडर करिए आप। जिस तरह का डायग्राम है वो V, इस तरह का डायग्राम है नहीं है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आपके कॉपी में है, ठीक। यहाँ पर आपका क्या है बेटा? P1 V1, यहाँ पर क्या है बेटा आपका? P2
ठीक है, तो P2 V2 पे आपका टेम्परेचर कितना है, T2 है, और P3 V3 के लिए टेम्परेचर आप कितना ले रहे हैं, H1 T1 होता ना, और इधर H2, तो P2 V2 के टेम्परेचर आपका कितना बेटा, T1 है, और P3 V3 टेम्परेचर बेटा कितना आपका, T2 है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम मोल आइडियल गैस के लिए आप क्या ले सकते हैं बताइए, तो P2 V2 बराबर किसके इक्वल आ जाएगा आपका, R T2 के और R T1 के, एंड P3 V3 बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, R T2 के, क्योंकि P3 V3 का टेम्परेचर कितना बेटा, P2, और P1 V1 वाले तरफ पे टेम्परेचर P1 V1 P2 V2 वाले पे तरफ पे टेम्परेचर कितना आपका, T1, बात समझ आ रहा ना, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर hence we can write hence we can write WBC बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ, 1 अपॉन 1 माइनस गामा P3 V3 आप कितना हो जाएगा बेटा, R T2 P1 V1 यहाँ पे R T1, R को बेटा कॉमन ले लेंगे, WBC बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 स्टार्ट। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे, इक्वेशन नंबर 5 देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर, ठीक है, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, this is the work done by the system, this is the work done by the system from B to C, this is the work done by the system from B to C, through an adiabatic expansion process, through an adiabatic expansion ठीक। अब कौन सा वर्क डन है, बाय द सिस्टम है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या पॉजिटिव है, एक बार देख करके बताइए, नेगेटिव है, कैसे पता नेगेटिव है, हाँ सही है, T1 बड़ा है T2 से, तो वर्क डन क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है कि नहीं, गामा 1 से छोटा नहीं, गामा अगर 1 से बड़ा हो जाए, अब गामा 1 से बड़ा होता है, ठीक है, गामा किससे बड़ा होता है बेटा हमारा, गामा जो होता है, याद कर लीजिए, गामा जो होता है, अभी हम आगे आपको गामा की सारी वैल्यू बताएंगे, मोनोटॉपिक डायटॉपिक ट्राइटॉपिक, पर अभी आप याद कर लीजिए कि गामा की वैल्यू बेटा हमारी किससे बड़ी होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो गामा अगर 1 से बड़ा होगा तो ये वाला टर्म क्या होगा बेटा आपका, नेगेटिव होगा कि नहीं, नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव होगा, ठीक। और T1 आपको किससे बड़ा होता है बेटा बताओ, T2 से, T1 किससे बड़ा होता है, T2 से, तो ये वाला टर्म भी आपको बेटा क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव मिलके क्या हो गया, ठीक है ना, तो वर्क डन ओवरऑल क्या है बेटा हमारा, नेगेटिव यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से क्या लिखा है, वर्क डन बाय द, ये आपको चेक करने आना चाहिए लास्ट में, अगर आप चेक करेंगे गलती नहीं होगी, मान ली कैलकुलेशन आपने T1 मैच शुरू कर दिया, तो अगर आप क्लिक करके किया जैसे कैसे गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, T1 T2 से बड़ा होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम लेकर के हम चल रहे हैं, शुरू से लेके चल रहे हैं, क्यों लेके चल रहे हैं, तो प्रोसेस कौन सा है, एक्सपेंशन का है, तो जो भी वर्क डन का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, है ना, तो जब भी फाइनल एक्सप्रेशन आप निकाले वर्क डन का, एक बार आप चेक कर लीजिए, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो गई, जैसे ही आपने एक्सपेंशन लिखा, वर्क डन हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव,
और वर्क डन पॉजिटिव बोले तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अब आप कैलकुलेशन करके उस एक्सपेंशन के प्रोसेस में वर्क डन का जो भी एक्सप्रेशन निकालेंगे वो हमेशा ही क्या आना चाहिए बाबू, पॉजिटिव आना चाहिए। अभी आपको देखना पड़ेगा, चेक करने आपको आना चाहिए, ठीक है। वो हमने सिखा भी दिया। क्या याद कर लेना है, गामा हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से, और T1 हमेशा किससे बड़ा होगा बेटा, 2 से, ठीक है। और उन दोनों कंडीशन जब इसमें लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वर्क डन हमारा क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम फ्रॉम द फ्यूसी थ्रू एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए तो आज रहने देना ही, ठीक। इसके बाद हम लोग कल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस और एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस कर लेंगे, और कल ही हम लोग वर्क डन का पूरा एक्सप्रेशन क्या कर लेंगे बेटा, पूरी साइकिल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कल भी इतना समझ आ जाएगा क्योंकि आपको पता है कि तो प्रोसेस आपने कर लिया, इसी में कल प्रोसेस कल आएगा। कल क्योंकि आप कंप्रेशन पढ़ेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, वो आप चेक करके देखो, ठीक है। चलिए बेटा कैमरा ऑफ